हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक और इंग्लिश मीडियम है किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, हाँ 100% फ्री। और एक बात सुनो कि अभी आप बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, आगे अपने लक्ष्य के लिए जाएंगे, लक्ष्य प्राप्त भी करेंगे, तो उसके लिए हमने बुक्स और ई बुक्स भी दी हैं आप सभी को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन कीजिए, उनमें एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं, जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में 100% हेल्प करने वाली हैं। यही है हमारा उद्देश्य कि आप सब पहुंचे अपने लक्ष्य तक। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान का पहला चैप्टर शुरू कर दिया है, नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग में क्या हुआ था ये आपको पता है ना। किशनदा के चहीते यशोधर बाबूजी, यशोधर बाबूजी के आदर्श किशनदा, इन्हीं पर होती है कहानी, इर्द गिर्द घूमती है। यशोधर बाबू के 3 बेटे, 1 बेटी और पत्नी। और जो जिस तरह से जनरेशन गैप कह लें या पीढ़ी का अंतराल कह लें, उनके विचारों की सोच का अंतराल कह लें, कम्युनिकेशन गैप कह लें, तो ये सब चलते चलते उनके परिवार से उनकी बनती नहीं थी इन द सेंस कि विचारों में एक रूपता नहीं थे, जिससे किशनदा बड़े दुखी रहते थे। और यदि किशनदा की तरह यशोधर बाबू इतने पंक्चुअल थे, इतने समय के पावन थे कि उनके ऑफिस वाले भी सिर दर्द पकड़कर मतलब बैठ जाते थे, यार ये भी क्या है, 5:30 से 1 मिनट पहले भी हिलने नहीं देता। उधर घर वालों को भी यही लगता था कि क्या है, मतलब सब ऐसा लगता था, अजीब सा जीवन था। तो यही है इस कहानी में, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एक बार फिर से हम लेखक मनोहर श्याम जोशी के जीवन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ कहानी का सार अर्थात उसका चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, अब क्या होता था कि सिरदर्द बन जाता था, परिवार के लोग भी उनसे नाखुश रहते थे, तो वहीं बाबूजी भी अर्थात यशोधर बाबू भी ये सोचते थे कि घर जाकर भी क्या कर लूंगा, जल्दी से ऑफिस से छूटते ही वे जाते थे मंदिर, वहां पर प्रवचन सुनते थे। अब जैसे ही वो 8 साढ़े 8 बजे घर आते थे, फिर पत्नी जी की कचर पचर शुरू हो जाती थी। ऑफिस आपका 5:30 बजे छूट जाता है, ज्यादा से ज्यादा 6 या 6:30 बजे तक आपको घर आ जाना चाहिए, लेकिन क्या पता क्या है, इतने बुढ़े भी नहीं हुए हैं जो मंदिर जाए। अरे भाई, सबको अपना अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है, इसमें किसी को रोक टोक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी के साथ रोक टोक पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते ना कि हमारे बात बात पर कोई हमें रोके, बात बात पर हमें कोई टोके, तो हम किसी को क्यों। अक्सर यही होता है कि हम दूसरों से तो बड़े अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, और हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, तो बस जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं ना, उसी तरह का व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ अपनाना चाहिए। हमेशा सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। दैट्स इट। कर्म ही पूजा है। पहले तो मैं सिर्फ इसको एक सुविचार ही समझती थी, लेकिन जब से थोड़ी बड़ी हो गई हूं, समझदार सी हो गई हूं, तब से समझ में आता है कि हाँ बेटा, कर्म ही पूजा है। आप कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहोगे तो आपको ना तो मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना उपवास करने की आवश्यकता है, ना घंटों एक चित्त लगाने की ध्यान की आवश्यकता है। आपका काम के प्रति समर्पण, काम के प्रति लगन, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना जो समर्पण भाव है वही पूजन है। इसलिए कहा गया था कि कर्म ही पूजा है। अब हम चलते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के जीवन परिचय की ओर। तो आपका जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। अब यहां पर स्नातक शब्द आया है, ये होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ग्रेजुएट। ठीक है, इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग, जो कि बहुत प्रसिद्ध था, आई थिंक 1984 में रिलीज हुआ था ये धारावाहिक हम लोग, बहुत प्रसिद्ध था। मुझे तो याद नहीं, शायद मैं बहुत छोटी, जन्म तो हो गया था, साल 1 भर की थी। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुना जरूर था कि ये बहुत ही प्रसिद्ध धारावाहिक था। उसके लिए उन्होंने पटकथा शुरू की। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक के लेखक थे।
लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका निधन हुआ। जन्म कब हुआ था? सन 1935। निधन कब हुआ था? 2006। ठीक है, 1935 से 2006 इनका जीवन काल रहा है और इन्होंने इस जीवन काल में हिंदी साहित्य को अनेक उपहार दिए, पटकथाएं भी लिखी। रचनाएं देखिए, संग्रह कुरु कुरु स्वाहा मतलब कहानी का नाम है उनकी, कसब, हरिया हरकुलीस की हैरानी, हम जाद क्या आप, व्यंग्य है। व्यंग्य मतलब जब कटाक्ष, टोंटिंग या समाज को उसका दर्पण दिखाया जाता है, सच्चाई दिखाई जाती है तो व्यंग्यात्मक लेख लिखे जाते हैं। और व्यंग्य हर कोई नहीं लिख सकता, जो पूरी तरह से सोच समझकर अपनी बुद्धि को आड़ा टेढ़ा करके सभी तरफ से, कहते हैं ना, चौकन्ने रूप से सोचकर जो लिखी जाती है रचना, उसको व्यंग्य कहते हैं। जिससे कोई ये भी ना कहे कि भाई क्या कुछ भी लिख दिया, सच्चाई, समाज की वास्तविकता। ठीक है, तो व्यंग्य है, संग्रह है, एक दुर्लभ व्यक्तित्व। दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त ना हो सके। कैसे? किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़िया, टाटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत। षष्ठी मतलब 6 होता है। नेताजी कहिन मतलब नेताजी कहते हैं, इस देश का प्यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। साक्षात्कार और लेख हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। बातों बातों में, 21वीं सदी। संस्मरण जो स्मृतियों पर आधारित होता है, स्मृति मीन्स यादें, तो संस्मरण है उनका लखनऊ मेरा लखनऊ। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग जो 1984 में रिलीज हुआ। बुनियाद, यही बुनियाद है, कुछ ऐसा है, जिसमें आई थिंक आलोक नाथ जी थे इसमें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी आता था। ये बहुत फेमस हैं। ये दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले बहुत ही मतलब फेमस दूरदर्शन के धारावाहिक हैं। उस टाइम बिल्कुल टॉप पर चलने वाले थे ये। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने देखता था, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम चलते हैं मिलने यशोधर बाबू से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में ही ये दिया हुआ है चित्र, और घड़ी में 5:30 बजने वाले हैं। लेकिन 5:30 बजने से 1 मिनट भी पहले कोई हिल नहीं सकता था, इसलिए सबका सिर दर्द बन जाते थे यशोधर बाबू। ठीक है, यशोधर बाबू के आदर्श किशनदा जो कि उनको लेकर आए दिल्ली, और उन्हीं की हेल्प से उन्होंने कार्यभार संभाला। उनके जो आदर्श थे वो किशनदा की तरह थी। किशनदा का विवाह नहीं हुआ था, उनका अपना परिवार नहीं था, भाई भतीजे सब थे। और इसी में शायद जब उनकी मृत्यु हुई किशनदा की, और जैसे ही वो गांव गए यशोधर बाबू, और उन्होंने उनके ही भाई से पूछा कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, पता है जवाब क्या मिला? क्या पता कैसे हुई? तब जाके रियलाइज हुआ यशोधर बाबू जी को कि अपना परिवार बहुत आवश्यक है। भले ही परिवार में झगड़े हों, इधर उधर की बातें हों, लेकिन परिवार परिवार होता है। भाई को ही नहीं पता कि भाई की मृत्यु कैसे हुई, बस ऐसे ही। ठीक है, तो ये है इस पार्ट में। अब आशा करती हूं कि आपने प्रथम वीडियो जो सार था उसमें तो सुना ही होगा कि क्या है कहानी। मैंने शॉर्ट भी बता दिया है, शॉर्ट में बता दिया है कि हाँ, संक्षिप्त रूप ये है, यशोधर बाबू हैं, किशनदा हैं, 3 उनके बेटे हैं, एक पत्नी है, एक पुत्री है। मुख्य रूप से 7 कैरेक्टर हैं इस कहानी में। तो कभी भी जब भी परीक्षाएं होती हैं उसमें किसी भी पाठ्य पुस्तक से गद्यांश आ जाता है, पठित गद्यांश। पठित गद्यांश मतलब जो आपके सिलेबस में है उससे आ जाता है कोई भी पैराग्राफ, और पूछा जाता है, हो सकता है प्रश्न इस तरह से पूछे जाएं कि ये जो, अब मान लो यहाँ तो सिल्वर वेडिंग लिखा है, अब यहाँ नहीं लिखा है, तो ये जो है ये प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो पता होना चाहिए कि ये सिल्वर वेडिंग से लिया गया है। मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक हैं, ये पता होना चाहिए। मुख्य किरदार कौन थे? किशनदा, यशोधर बाबू, भूषण, या जो भी आ जाएगा, तो आपको यशोधर बाबू का बताना है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये है मनोहर श्याम जोशी जी की रचना, और इसमें उन्होंने पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया है कि पीढ़ी जैसे जैसे जनरेशन गैप होता जाता है, किस तरह से विचारों में दूरियां आने लगती हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके चलते घर और परिवार में
साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। ऐसा ही कुछ होता था यशोधर बाबू के साथ। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पांव जमाने के लिए किशनदा ने बहुत मदद की थी और इसलिए किशनदा उनके आदर्श बन गए थे, क्योंकि उन्होंने हेल्प की। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी मैनन और चड्ढा उनसे जलपान के लिए कहते हैं कि चलिए बाबूजी कुछ पैसे दीजिए। तो यशोधर बाबू ने 10-10 के 3 नोट निकाल कर दे दिए, क्योंकि वो इन सबको फिजूल खर्ची मानते थे। उनका सिल्वर वेडिंग ये तो सब विलायती लोगों का काम है, हम नहीं मनाते हैं। और वास्तव में बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, ये सब पाश्चात्य संस्कृति से हमारी संस्कृति में शामिल हो गई हैं। अब यदि इनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता तो कहते हैं देखो सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, अरे कम से कम बच्चे की खुशी के लिए कर देते। अरे किसने बता दिया कि बच्चे की खुशी सेलिब्रेशन करने में है, या केक कटेगा तब भी बच्चा खुश होगा। लेकिन हाँ, अब ऐसा ट्रेंड हो गया है कि यदि एक बच्चा पड़ोस में रहते हैं, सब लोग देखते हैं और नहीं कटेगा तो वो उदास जरूर हो जाएगा। बच्चे तो बच्चे, युवा और सब इसमें शामिल हो गए हैं इस आधुनिकता की दौड़ में। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में काम करता है, जिसको 1500 रुपए मासिक वेतन मिलता है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा भी चुका है। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और अमेरिका जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी भी तरह के लड़के को पसंद ही नहीं करती, उसे कोई पसंद नहीं आता है। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश हैं, किंतु परंपरागत संस्कारों के कारण वे दुविधा में भी हैं कि जो संस्कार हमारे भारतीय संस्कार हैं, अच्छे वस्त्रों का पहनना, सबसे सम्मान पूर्वक वार्तालाप करना, और यही मैं अपने बच्चों में नहीं देख पा रहा हूं, तो उन्हें इस चीज से बहुत दुख होता था। साथ ही साथ लेखक ने यह भी बताया है कि वो जो VD यशोधर, ठीक है, पंत के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक स्थितियों को प्रस्तुत करने का भी सफल प्रयास किया है कि आधुनिक अर्थात मॉडर्न सोसाइटी जिसको कहते हैं, उसमें किस तरह से लोग माता पिता या जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की सोच को अपने जैसा करना चाहते हैं, और फिर कहीं ना कहीं माता पिता को ये समझाइश मिलती है कि हाँ हाँ बच्चा आपको नहीं समझ सकता तो आपको बच्चे को समझना चाहिए। आपने तो उसकी उम्र जी ली है ना, उसने थोड़ी आपकी तरह उम्र जी है अभी, तो आपको बच्चे की मेंटल स्थिति को समझकर उसका साथ देना चाहिए। चलिए भैया मान लिया, लेकिन बच्चे भी जिद ना करें। आप लोगों से ही बोल रही हूं मैं, किसी भी तरीके से अपने माता पिता से जिद ना करना बेटा, क्योंकि माता पिता आपकी भलाई ही चाहते हैं। कभी नर्म तो कभी सख्त भी बन जाते हैं, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों की कोई भी माता पिता बुरा नहीं चाह सकता, सपने में भी कोई भी। वो हर हाल में अपने आप को सामने रखकर, हर कठिनाइयों का सामना करके आपको हर एक सुविधा देने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं माता पिता। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल के लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी करते हैं। उनके नीचे काम करने वाले उनके 5 बजने के बाद भी दफ्तर बैठने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि भाई ऑर्डर है बॉस का। उनकी आदत है कि अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कुछ चुटकुला सुना दिया, कुछ हंसी मजाक कर ली, और इस तरह से आदर्श कृष्णानंद पांडे से परंपरा में मिली है। किशनदा भी इसी तरह से काम करते थे। अब यशोधर बाबू का व्यक्तित्व कैसा था? वो बहुत गंभीर थे, सादगी भरा जीवन जीते थे, ईमानदार थे, काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, अपने संस्कार और परंपरागत तरीकों को बहुत दिल में बसाए हुए थे। साथ ही साथ जो भी कोई बात है, जैसे कभी कभी छोटे जो उनके नीचे काम करते थे दफ्तर में, तो उनकी बातों को कभी कभी नजरअंदाज भी कर देते थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने यदि उनसे कुछ कह दिया तो वो उस पर बरस पड़े, कभी कभी उनको ऐसे ही मतलब इग्नोर कर दिया जाता था, और ये होना भी चाहिए। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं और अन्य कर्मचारी सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अब वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप लोगों को तो काम करना नहीं है, और घड़ी भी लगता है 5:30 बजाने में कितनी देर कर रही है। आप लोगों की तरह घड़ी भी स्वस्थ हो गई है, ठीक है। और ससुराल से शादी में मिली थी, और वो क्या कहते हैं कि इसी बात को लेकर बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। उनको ससुराल से शादी में मिली थी। बातों बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी, और आज तो 6 फरवरी है। सभी ऑफिस के जो कर्मचारी थे झूम पड़े,
खुशी से झूम पड़े और बोले कि अब तो जलपान के लिए पैसे देना पड़ेंगे। तब जाकर उन्होंने 10-10 के 3 नोट दिए और कहा कि आपकी तो आज सिल्वर वेडिंग है, 25वीं शादी की सालगिरह है। और उन्होंने एक कर्मचारी चेक कर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं आपको, बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें क्या पता था कि ऑफिस में इस तरह का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो घर जाकर इतने बड़े तरीके से मनाया जा रहा होगा, बिल्कुल नहीं सोचा है। तभी तो जब यशोधर बाबू अपने घर पहुंचते हैं और घर को सजा धजा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कैसे हुआ। जैसे सुदामा लौटकर जब कृष्ण की नगरी से लौटकर आते हैं और वो अपनी झोपड़ी की जगह कंचन अर्थात स्वर्ण महल पाते हैं और जिस तरह से वो चकित हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से यशोधर बाबू भी अपने घर को देखकर चकित हुए। ठीक है, अब कहाँ के रहने वाले हैं? अल्मोड़ा। उन्होंने वहीं के रेमसी स्कूल से मैट्रिक की पास की थी और मैट्रिक के पश्चात वे पहाड़ से उतरकर दिल्ली भी आ गए थे। किशन दा के घर में शरण ली थी। किशन दा कुंवारे थे, उन्होंने विवाह नहीं किया और कितने ही लड़के ठीक ठिकाना उनके घर ही पाते थे और इसी तरह से रहते थे। वहां से सभी मिलकर पकाते खाते थे। जब लड़के लड़के साथ में रहते हैं, है ना, तो आराम से अच्छे से बना लेते हैं, खा पी लेते हैं। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। ठीक है, जब तक नौकरी के लिए सही उम्र हो, यशोधर किशनदा के यहाँ रसोइया बनकर रहे। रसोइया मतलब समझते हो? मास्टर शेफ। यस, तो उन्होंने इस तरह से कार्य किया, पढ़ते भी जा रहे थे और नौकरी की तलाश भी थी और उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, अब किशनदा ने अपने ही नीचे यशोधर बाबू को नौकरी दिलाती थी, एक सर्विस बॉय की। ठीक है, अब क्या हुआ, आजकल यशोधर बाबू दफ्तर पैदल आने जाने लगे हैं। पैदल आने जाने के पीछे एक कारण था। पहले तो वो साइकिल से आते जाते थे, लेकिन बच्चों को, अब बच्चे बड़े हो गए थे ना, स्कूटर चलाते थे और पढ़ाई करते थे, उनकी थोड़ा वैल्यू कम होती थी समाज में कि अरे तुम्हारे पापा तो साइकिल से जाते हैं। तो ये ताने सुन उनको उन्होंने साइकिल से जाना छोड़ दिया। साइकिल से अब वो जा नहीं सकते थे, स्कूटर वो ले नहीं सकते थे, अब बेचारे क्या करते हैं, इसलिए पैदल ही आना जाना शुरू कर दिया। ठीक है, पिताजी को स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और वे कार लेने की अभी स्थिति में नहीं थे। अब क्या हुआ कि हर दिन जब भी दफ्तर से आते बिरला मंदिर चले जाते थे और वहां पर जाकर वो प्रवचन सुनते। ठीक है, बच्चों और पत्नी को यह बात बहुत अखरती थी कि इतनी सी उम्र में इतने बुढ़े तो नहीं हुए जो तुम मंदिर में जाकर प्रवचन सुनते हो। सिद्धांत के धनी किशनदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी भी खरीद लाते थे। किसी ने अगर मिलना है तो इस समय वो मिलते भी थे, मतलब अपनी जिम्मेदारी, और आराम से घर पहुंचते थे कि भाई घर जाकर क्या करना है, खाना है और सोना है, फिर अपना नित्य नियमित वही काम है। 8 बजे से पहले घर तो नहीं पहुंचते थे, 5:30 बजे छुट्टी होती थी, बिरला मंदिर जाते थे, फिर मिलने वालों से थोड़ा मिल भी लेते थे और घर आराम से 8 बजे तक पहुंच जाते थे। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहां कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और आज उस पर एक भव्य इमारत बनी हुई है। ये सोचकर यशोधर बाबू को बड़ा दुख होता है और वो अपनी बीती हुई स्मृतियों में खो जाते हैं कि कहाँ किशनदा का क्वार्टर यहीं था और आज उनका क्वार्टर का कहीं नामो निशान ही नहीं है, बिल्डिंग बन गई। अर्थात यही है गैप कि कहां तो बच्चे अपने माता पिता के समक्ष चूं भी नहीं कर पाते थे और कहां अब बच्चे माता पिता को चूं भी नहीं करने देते। बिल्कुल जमाना जैसे ऐसे भागा जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, हम कितने भी आधुनिकता की दौड़ में शामिल क्यों ना हो जाएं, प्यारे बच्चों, आपको अपने माता पिता और बड़ों के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का बड़ा कारण था कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने लगा था, इसलिए वो यही सोचते थे कि भाई देर से ही चला जाऊंगा। अब बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में काम करने लगा है। वहां पर 1500 या 1500 प्रति माह उसको तनख्वाह भी मिलती है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट की एज में पहुंचकर अब इतना प्राप्त करते हैं। दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा दे रहा है। वो इसमें भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि जब पहले ही वर्ष इसने परीक्षा दी थी तब भी इसने पास कर लिया था, तो तब क्यों एडमिशन नहीं लिया, फिर से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और
यशोधर बाबू के लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्ष वही दिया है यहाँ पर, ठीक है, उसने क्यों इनकार किया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, बेटी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, कोई भी वर उसको पसंद नहीं आता है, और इसी तरह से वो अपने बच्चों की तरक्की से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में मलाल है, कहीं ना कहीं मन में ये सोच है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये मुझसे बोलते तो कितना अच्छा रहता, सब मेरी बातों को सुनते कम से कम तो कितना अच्छा होता। जहां पर हम किसी से उम्मीद लगाते हैं वहीं पर हमें दुख मिलता है, इसलिए किसी से हमें किसी भी तरह की उम्मीद तो नहीं लगाना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, और ठीक ठीक अब ऐसा हुआ कि कभी कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यह खुशहाली भी किस काम की जो अपनों में भी परायापन पैदा कर दे। कैसी खुशहाली? जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं, उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कहाँ गई इनकी भावनाएं, कहाँ गए इनके मूल्य, क्या हो गया है इनको। इसी तरह से मातृसुलभ मजबूरी में उन्हें बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ा। अब उनकी जो पत्नी थी वो अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही। बच्चे कहते हैं ऐसे कपड़े पहनो मम्मी, ऐसे रहो, तो वो पूरी कोशिश कर रही है अपने बच्चों के साथ रहने की। वहीं यशोधर बाबू अपने आप को उनकी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रग रग में पौराणिक नहीं पुरानी परंपरा बसी हुई है, जो किशन दास से उन्हें विरासत में मिली थी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, और बहुत छोटी सी उम्र में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थी, जिससे उनका उठना बैठना अपने से बहुत बड़े लोगों के साथ में हुआ, और विचार भी वैसे ही हो गए। संगति का असर ऐसा ही होता है। अब पत्नी को यह मलाल भी है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है। पत्नी उनको यही सुनाती कि तुम्हारे साथ मुझे 25 साल बीत गए हैं, लेकिन तुमने मुझे दिया ही क्या है, कब मुझे सुख की चैन की सांस लेने दी, जब देखो परंपराओं के बोझ के तले मुझे दबाते चले गए हैं, ठीक है। उनकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं। यशोधर बाबू पत्नी की इसी आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा लेते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा उनका स्वयं का ही बन रहा है। घर में उनको कोई नहीं सुनता है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे किशन दा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं। उनको ये भी ध्यान है कि किशन दा का बुढ़ापा किस तरह से बीता था। बुढ़ापा तो छोड़िए, जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बारे में किसी को पता नहीं था, उनके भाई भतीजों को भी पता नहीं था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। अब क्या हुआ, ज्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल बाद वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौटकर, जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई। किशन दा के बारे में अब उनको देखो, जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो पता है जवाब क्या मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं कैसे उनकी मृत्यु हुई, ये उनके भाई ने कहा। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। अच्छा है, कम से कम उनको आधुनिकता की इस भीड़ भाड़ या दौड़ में रहने का तरीका तो पता है। वो जानते तो हैं कि किस तरह से रहना है, तो एक तरफ से वो सेटिस्फाइड भी हो जाते थे कि चलो ठीक है, समझदार है, बच्चे भी समझदार हैं, बढ़िया है। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भरकर बहुत बड़ी भूल की है। परंतु अब डीडीए फ्लैट क्या है कि अपने लिए जो मकान बनवाए जाते हैं, तो अब यशोधर बाबू क्या सोचते थे कि जब भी उन्होंने, किशन दा हमेशा ये कहते थे यार खुद का मकान तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि यशोधर बाबू को किशन दा की यह उक्ति अधिक ठीक लगती थी कि मूर्ख लोग ही घर बनाते हैं। क्यों घर बनाए, जब जहां रहने का मन किया वहां रह लिए, ठीक। सयाने उनमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। अब गांव का पुश्तैनी घर तो ठीक है, लेकिन यशोधर बाबू की यदि बात की जाए तो उनके तो गांव में कोई पुश्तैनी घर ही नहीं है, सब कुछ चला गया। यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडहर बन चुका, नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं।
बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई, जो कि बीमार थे। अब उन्होंने घर में क्या कहा कि मुझे उनसे मिलने जाना है, तो बड़े बेटे ने तुरंत टोका, नहीं 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 नहीं, बुआ जी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देखो यहाँ लिखा है आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने जीजा जनार्दन से मिलने जाना चाहते हैं अहमदाबाद। जीजा जी का हाल चाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी वे ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं कि पारिवारिक प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। हद तो तब हो गई जब कमाओ बेटे भूषण ने कहा कि आपको बुआ के यहां भेजने के लिए पैसे नहीं दूंगा मैं। जब भी यशोधर बाबू कोई काम करते तो किशनदास से सलाह जरूर लिया करते थे और वे अपेक्षा अपने बच्चों से भी रखते हैं, परंतु बच्चे कहते हैं अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे मैं क्यों पूछूं, कैसे पूछ सकता हूं, क्यों पूछे हम आपसे जिस बात के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा था कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर सब्जी मंडी चले जाते हैं और सोचते रहते हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता अगर बच्चे उनके बड़े होने पर अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते कि मैं दूध ले आऊँगा, आप परेशान मत होना, राशन लाना, डिस्पेंसरी से दवा लाना, बाजार से दालें लाना, मतलब पूरी जो घर की जिम्मेदारी थी काश कि बच्चे स्वयं करने लगते, लेकिन नहीं करते। एक दो बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कोहराम मच गया। बस तब से यशोधर बाबू ने ये सब कहना भी बंद कर दिया। तब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है, तब से बच्चे कहने लगे हैं बब्बा हमारी समझ में ये नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। मतलब ये, और बड़ा बेटा और कहता है हाँ हाँ नौकर के लिए पैसे मैं दे दूंगा। ये और कमाओ बेटा तो नमक छिड़कते ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है कि उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ में नहीं रखे, बल्कि डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो हो जाते हैं, लेकिन जो इस बात को नहीं जानता उसको तो बुरा ही लगता है ना कि मेरे हाथ में नहीं दी। उनको बता दिया जाए कि ऐसी ऐसी बात है। जो देखो आप लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, यदि आपके दादा दादी या जो भी है उनको कुछ चीज पता नहीं है तो उसके कारण उनको छुपाओ मत या उनसे कहो मत, ये सही नहीं है। उनको बताओ कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, ये चाहते थे वो। ठीक है, अब क्या हुआ कि वे सोचते हैं कि अगर उसे ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता तो हद हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। सारे सामान, चाहे वो टीवी हो चाहे कोई भी, सब कुछ उन्होंने अपने तरीके से सेट कर लिया है। अपने ढंग से अपने खर्च पर करता है, कभी कारपेट तो कभी सोफा सेट, कभी डनलप वाला, सब कुछ अपने तरीके से करता है। ठीक है, लीजिए पिताजी टीवी आपके लिए, बल्कि यह कहता कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ ना करे। अब उससे भी उनको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या है। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही, नौकर होगा तो इनका ही होगा, और पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। सुन तो लेती है लेकिन उस चीज को मानती नहीं, क्योंकि बच्चों की तरह वो सोचने लगी है। ये सब सोचती है खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते हैं और बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाईडी पंत। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार तो लगा कि किसी गलत जगह पर पहुंच गए। जैसे सुदामा जब द्वारिका से लौटे थे और उनकी झोपड़ी की जगह जब उनको स्वर्ण महल दिखे तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ गया, मतलब मैं जहां तो हती मेरी टूटी सी झोपड़ी कंचन महल खड़े। सुदामा मतलब बड़े चकित हुए। तो ऐसे ही जब वो आए यशोधर बाबू तो उन्हें लगा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। घर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़ी हैं, कुछ लोग विदा हो रहे हैं, बाहर बरामदे में कागज की झाल रहे हैं और गुब्बारे लटक रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियां जल रही हैं। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया कि अरे ये तो भूषण ही है। फिर बेटी भी दिखी, पत्नी भी दिखी, अच्छा तो ये मेरा ही घर है। बड़े आश्चर्यचकित हुए। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मैम साहबों को विदा कर रही थी। बेटी ने जीन्स और बिना बाजू का टॉप पहन के रखा है। यशोधर बाबू ने उसे ऐसे कपड़ों से कई बार मना किया, लेकिन वह जिद्दी है, ऐसी ही वेशभूषा को पहनती है और माँ भी उसी का साथ देती है। अब यशोधर बाबू कहते कहते थक जाते हैं और आखिरकार फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहना ही छोड़ दिया। जब कार वाले विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुंचे। बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा जी आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे, ये कोई टाइम है? देखिए यहाँ पर मेरे बॉस आए थे, वो भी लौट कर चले गए, आपको टाइम पर आना चाहिए था। इस तरह से उनको सुनाने लगे। उसे ये ध्यान रहा कि मेरे बॉस आए थे और आप क्यों लेट आए, ये ध्यान नहीं रहा कि उनकी ही सिल्वर वेडिंग है, उनको तो अच्छे से इन्वाइट कर लो, उनका तो दिल मत दुखाओ। नहीं,
अपने तरीके से व्यक्ति जीना चाहता है, बस ये खराबी है। क्या कहने लगे कि बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है, कब से मनाई जाने लगी है? जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है। भूषण बड़े ऐट कर बोलता है कि जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा तब से सिल्वर वेडिंग होने लगी है। किसी रिश्तेदार ने कहा, यशोधर बाबू इस बात से भी खफा है कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की भी लाया है। रिश्तेदारों ने बता दिया कि पता है आपका बेटा तो विस्की भी लेकर आया। तो उनको बड़ा मतलब संस्कारों से बंधे हुए थे, परंपराओं का पालन करते थे, और ये बात सुनी तो और उनको अजीब सा लगा। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय कराता तो वे सभी उन्हें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंकल जी कहते हैं। तो जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। जब बच्चों ने विलायती परंपरा केक काटने के लिए कहा तो यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, इसलिए उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया। संध्या अर्थात वो शाम के समय पूजा अर्चना करते थे अपने पूजा घर में जाकर, और अपने कमरे में चले गए। शाम को 15 मिनट वे संध्या करने में लगाते थे, परंतु आज 25 से अधिक मिनट उनको पूजा करने में लग रहे हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो सिल्वर वेडिंग जो पार्टी चल रही है उसमें शामिल हो, क्योंकि उनके तरीके से वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें बड़ा असहज महसूस हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो। संध्या में बैठे बैठे वे किशन दा के संस्कारों के बारे में सोचने लगे। पीछे आकर पत्नी झड़कते हुए फिर बोली, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? उठने का कोई विचार नहीं है? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। यशोधर बाबू लाल गमछे में ही बैठक में चले आई है। लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को फिर अच्छा नहीं लगा। खैर, बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे पहले बड़ा पैकेट लेकर अपने बाबूजी के पास आता है। इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक है, इतना कहकर यदि रुक जाता तब भी ठीक था। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, इतना भी कह देता तब भी ठीक था, लेकिन आगे क्या कहा, आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा, फटा फुलोवर पहनकर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहनकर ही जाया कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, कहाँ गया वो, हाँ, यदि यहां वो ये कह देता कि ये लीजिए और आप इसको पहनिए। बात ये चुभी थी यशोधर बाबू को कि उसने ये तो देख लिया कि मैं फटा फुलोवर पहनकर दूध लेने जाता हूं, वो ये नहीं देख पाया कि पिता सुबह सुबह परेशान होते हैं, सब्जी लेने का काम, राशन पानी का काम, दूध पानी का काम सब पिता ही करते हैं। तो तुम गाउन दे रहे हो उनको सिर्फ इसलिए कि वो फटा फुलोवर पहनकर ना जाए। ये नहीं कह सकते थे कि अब आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब काम धाम करने की, हम करेंगे। ये अपेक्षा करते हैं माता पिता, भले ही वो खुद करेंगे, लेकिन उनके बच्चे यदि प्रेम से 2 मीठे बोल जाते हैं ना तो उन्हें बहुत शांति मिलती है, बहुत चैन मिलता है। और ये बात उनको चुभ गई। थोड़ा ना नुकुर करने के बाद यशोधर बाबू पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा जो यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें, यह नहीं कह सकता था कि दूध मैं ला दिया करूंगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशनदा उतर आए थे, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी, अर्थात वो भी ड्रेसिंग गाउन ही पहना करते थे इसी तरह की। और लेकिन उनके मस्तिष्क में ये याद आ गया कि उनके परिवार, मतलब उनका अपना परिवार नहीं था, उन्होंने विवाह नहीं किया था, घर नहीं बनाया था। जब वो रिटायर्ड हुए थे गांव में चले गए। जब उनकी मृत्यु का समाचार यशोधर बाबू को मिलता है और वो गांव जाते हैं और उनके जो नई कजन वगैरह होते हैं उनसे पूछते हैं कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो जवाब में उन्हें मिलता है कि जो हुआ होगा, मतलब पता नहीं कैसे चल बसे। ये अजीब सा लगा यशोधर बाबू जी को। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आशा करती हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहानी समझ में आई, सिल्वर वेडिंग, वेरी नाइस। तो इसी प्रकार से मैं कहूंगी हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आप देखते रहिए। हिंदी की मैं बात करूं तो हर चैप्टर, हर पार्ट, हर कविता को मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, और मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से आपको हर तरह की शिक्षा भी प्रोवाइड की जाती रहेगी। जैसे कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री, साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर जाइए और वहां देखेंगे आपकी सभी तरह के MCQs
और सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।